फार्मर्स के साथ चीटिंग हो रही है एनिमल खरीदने में, सीमन लगाने में, इलाज करने में, दूध बेचने में और दूध से जो आने वाला पैसा है उसमें। फार्म में कोशिश करें मुर्गी भी पालें, वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाएं। सर पहले जमीन कितनी है, किराए की जगह पे लेके काम मत कीजिए, नहीं तो आप बने एनिमल में आपको पानी भी पिलाना है, दाना भी डालना है, चारा भी डालना है, फिर इधर बांधना है, उधर बांधना है। अगर सस्ता फीड मिल रहा है तो उसी को यूज करते हैं, और कई उसका रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मिलती है। अच्छी ब्रीडिंग पे काम कर पाएंगे, रिजल्ट अच्छे ले पाएंगे, एनिमल हेल्दी रहेगा तो डॉक्टर की जरूरत हमको ना के बराबर पड़ेगी, और मेरे हिसाब से जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ एआई कराने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको। तो जैसा मेरा फार्म है आपका भी बन सकता है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्ते भैया। जो सर हमारे फार्मिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताएं, अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का फुल एड्रेस। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारकाऊ एनजीओ भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों ये मेरा फार्म है जो कि भोपाल में गुनगा गांव में स्थित है। यहाँ पे लगभग हम लोग 4-4.5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, और मेन फोकस हमारा दूध ना होके डेयरी फार्म को कैसे चलाया जाए और ब्रीड करके एनिमल अच्छे कैसे तैयार किए जाए, अपने घर के एनिमल अच्छे से अच्छे सीमन। और दूसरी बात में पूरे मध्य प्रदेश में एबीएस का सीमन का सप्लाई करते हैं हम लोग, हमारी टीम। और एबीसी सीमन बैंक से भी हमारा टाई अप है, और एचएसबी सीमन बैंक से भी हमारा टाई अप है, और एनडीडीबी के एसएजी राहुरी सीमन स्टेशन से भी हम जुड़े हुए हैं। ये सर आपने बताया कि बहुत सारे बिजनेस थे आपके, तो आप डेयरी फील्ड में क्यों आ गए? मेरे बिजनेस अभी भी हैं और सारे बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन मैं किसी की मदद के लिए इस फील्ड में आया था, और उसके बाद मेरा मन लग गया गायों के प्रति, बफेलो से भी बहुत प्यार है। तो फिर मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी दिक्कतें हैं, फार्मर्स के साथ चीटिंग हो रही है एनिमल खरीदने में, सीमन लगाने में, इलाज करने में, दूध बेचने में और दूध से जो आने वाला पैसा है उसमें। तो हर क्षेत्र में फार्मर को लूटा जा रहा था। तो मैंने एक विजन बनाया कि सबसे पहले तो मैं सीमन उपलब्ध कराऊंगा, जो कि मैं आसानी से करा सकता था। तो मध्य प्रदेश में मैं अच्छे सीमन लेके आया लगभग 4-4.5 साल पहले, और वहां से धीरे धीरे लोगों को सप्लाई करना, एक अच्छी सर्विस क्या होती है वो दिखाया है मैंने। सर जब आपने शुरुआत किया था तो आपने कितने जानवरों से शुरू किया था? सर मैं 3 गाय हरियाणा से लेके आया था जी, और उनसे काम सीखा मैंने। बीमार भी हुई, थनैला रोग भी हुए, सब कुछ हुआ। अच्छा। और गाय से आपका डेयरी फार्म शुरू हुआ था? जी। इसके बाद आज की डेट में कितने एनिमल हैं? सर मेरे पास जो अभी एनिमल हैं वो बहुत टॉप ब्रीड है, उनकी अपनी एक क्वालिटी है, और ब्रीडिंग के लिए अलग बफेलो है मेरे पास जिनकी हाइट, लेंथ और दूध लंबा। मेन मेरा फोकस है कि मैं पहले इंतजार किया 3-3 साल एनिमल को देखने में कि इनका दूध कितना लंबा है, ताकि मैं ब्रीडिंग करूं तो ऐसा ना हो कि गलत ब्रीडिंग हो जाए और दूध हम लंबा ना ले पाए। तो मेरे पास अभी जितने भी एनिमल दूध देने वाले हैं वो 12+ महीने तक दूध देते हैं, और अब हम लोग उस प्रोसेस पे आ गए हैं कि अब हम 90 दिन में प्रेग्नेंट कराना शुरू कर चुके हैं, और हमारे पास ब्रीडिंग बफेलो 5 से 6 हैं जिनसे हम लोग अब बच्चे ले रहे हैं। अच्छा। और अच्छे टोटल बच्चे। एनिमल सर कितने होंगे टोटल? टोटल मेरे पास फार्म पे लगभग 35 एनिमल के आसपास है। 35 में काउस कितनी है और बफेलो कितनी है? मेरे पास 5 या 6 एडल्ट काऊ हैं जो कि मिल्किंग में भी हैं, प्रेग्नेंट भी हैं जी, और 1-2 छोटी गाय हैं। बाकी ये 2 फीमेल काफ हैं जो हमने ब्रीड की हैं। इसके बाद बफेलो पे हम जाएं तो लगभग 20 के आसपास बफेलो हैं मेरे पास, छोटे बड़े सब मिला के, और सारे रिकॉर्डेड एनिमल हैं मेरे पास। अच्छा जी। तो जैसे आपके पास 35 एनिमल हैं, और जैसे आपने शुरू किया था गायों से जी, और आज की डेट में आपके पास गाय भी हैं, भैंसे भी हैं, भैंसों में 1-2 ब्रीड हैं और गायों में 1-2 ब्रीड है, तो आपने ऐसे मल्टीपल ब्रीड क्यों पाल रखी है? सर गाय हम लोगों ने इसलिए रखा है कि दूध का मैनेजमेंट गाय से होता है। कुछ भैंस के साथ, जैसे अगर आप 10 भैंस पालते हैं तो 2-3 गाय आप रखें साथ में, तो आपको लॉस कम होगा, क्योंकि गाय 20-25 लीटर दूध देती है जब आपका फैट ज्यादा पहुंचता है। कई बार बिना फैट के भी दूध बिकता है, कई बार फैट के भी बिकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 2-3 गाय रखने से बेनिफिट ये आता है कि आपका दूध का रोटेशन बना रहता है फार्म पे। और अगर आप सिर्फ गाय रखते हैं और दूध की वैल्यू आपके एरिया में नहीं है तो गाय का दूध बेचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सोसाइटीज जो हैं 29-30 रुपए, 31 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए लीटर दूध लेती हैं, जिससे फार्म चला पाना बड़ा मुश्किल है आज के समय में। अच्छा। तो इसलिए सारे काम करने हैं आपको फार्म में। कोशिश करें मुर्गी भी पालें, वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाएं, और इसके बाद ब्रीडिंग भी करें। कुछ एनिमल, जैसे आपने 10 एनिमल ब्रीड किए हैं तो 5 एनिमल आप सेल कर दें और 5 एनिमल को आप अपने ब्रीड के लिए रख लें,
तो वो भी एक अर्निंग का एक सोर्स बनेगा। आप सिर्फ दूध पे डिपेंड रह के डेयरी फार्म को नहीं चला सकते। जब हमने शुरुआत की थी तो उस समय एक बहुत अच्छी भैंस हमें 75, 80, 85 हजार में मिल जाती थी। लेकिन आज के समय में अगर अच्छी भैंस की बात करें, अच्छी भैंस का मतलब 15 प्लस, 22, 25 नहीं, सिर्फ 15 प्लस की बात कर रहा हूँ। 15 से 18 लीटर, 19 लीटर की भैंस, वो भी आज 2 लाख से कम की भैंस नहीं मिलेगी आपको, अगर अच्छे कैरेक्टर में आपको लेना है तो। जी। तो दोस्तों, आपको ब्रीडिंग करनी है, एनिमल भी बचानी है। और एक चीज और बता देता हूँ, शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि आज बफेलो की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने की जगह घट रही है। ये उन फार्मर्स के लिए संदेश है जो अपनी खुद की घर की ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो पॉपुलेशन है बफेलो की लगभग 33% कम हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मैंने बफेलो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी पंजाब में, वहां मुझे ये पता लगा कि 33% पॉपुलेशन बफेलो की खत्म हो चुकी है। और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से भी काम हो रहा है तो बफेलो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी एक समय के बाद। तो दोस्तों, ब्रीड बचानी है, अच्छी ब्रीड कीजिए। जैसे आपका डेयरी फार्म है, जैसे आपने बताया कि एक आपने मॉडल बना रखा है ये, जी। तो इसका आपने शेडेड क्यों नहीं बनाया? जैसे नॉर्मल शेड है और इसके बाद आपने एनिमल बढ़िया बढ़िया रख रखे हैं। मतलब कहने का मतलब है, लोगों के पास जाओ, करोड़ों के शेड में ऐसे एनिमल नहीं मिलेंगे सर, बट आपने हजारों के शेड में ऐसे एनिमल रखे हैं। मैंने शेड आप बनाया है। अगर हम अंदर शेड में जाएंगे ना, पक्के शेड में, तो वहां आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, गर्मी लगेगी, मौसम लगेगा कि गर्मी आ गई। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ हम दिन भर भी खड़े रहेंगे ना, तो एक नेचुरल शेड की बात अलग है। एनिमल आप देख सकते हैं, हैप्पी हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल धूप में देखिए आराम कर रहे हैं, इनको धूप भी मिल रही है और अपने हिसाब से बैठे हैं। देखिए कितना आनंद ले रहे हैं ये लोग। तो नेचुरल शेड, हाँ, नेचुरल शेड बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, आप कॉमर्शियल में जब जाते हैं, 500 एनिमल की बात करते हैं, 200 एनिमल की बात करते हैं, तो वो फार्मिंग एक अलग लेवल पे की जाती है, उसके लिए अलग मॉडल तैयार किए जाते हैं। लेकिन अगर आप 30-50 एनिमल का फार्म चला रहे हैं, जिसमें आपको ब्रीडिंग भी करनी है, बच्चे भी पाल ले, तो इस तरीके का फार्म आप चलाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये पक्का इसलिए है, मैं पक्के का विरोधी हूँ कि कच्चा होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि जब बारिश आती है तो ये कच्चा बहुत तकलीफ देता है और उस समय एनिमल की स्थितियां देखी नहीं जाती। तो इसलिए अब हम लोग उस साइड पूरा ओपन करने वाले हैं। अगले महीने हमारे पूरे एनिमल खुले रहेंगे, ओपन रहेंगे। और ये स्पेस हमने पेड़ पहले ही लगा दिए थे ताकि उनको छाए भी मिले। तो ये सारा एरिया अब हम अपने एनिमल को देने वाले हैं, जो कि खुशी से घूमेंगे फिरेंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे और जितना दाना चारा खाना खाएंगे। इससे इनका मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और हेल्थ भी इनकी बहुत अच्छी होगी। तो सर अभी अपने पास लगभग कितने मिल्क का प्रोडक्शन हो जा रहा है? मेरे पास अभी लगभग 105 से 115 लीटर के आसपास का मिल्क प्रोडक्शन है। और मेरा जो दूध है फार्म से ही जाता है, कोई खर्चे हमारे अलग से है नहीं। अभी हमारे पूरे एनिमल यहाँ से लेके ये बच्चे छोड़ दिए जाएं तो सभी प्रेग्नेंट हैं पूरे लाइन से। अच्छा। तो मेरे को आगे एनिमल खरीदना नहीं है किसी भी तरीके का अब। और हर महीने मेरे यहाँ 1 या 2 डिलीवरी होती है, जिससे कि मेरा रूटीन रोलिंग। कभी क्या होता है कि हम लोग एनिमल जब खरीदते हैं दूध बहुत ज्यादा हो जाता है, हम लोग टाइम पे उनको प्रेग्नेंट नहीं करते, तो उसके बाद क्या होता है कि एक समय के बाद आपका दूध कम होता है, फिर आपको एनिमल खरीदने पड़ते हैं। तो ये मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल नहीं खरीदे में ना आपका, अगर मेरा 110 लीटर का एवरेज है तो वो पूरे साल भर होता है। अच्छा। ये नीचे नहीं आता, 100 से नीचे हम लोग कभी नहीं आते हैं। अच्छा, पूरा एवरेज मेंटेन रहता है? हमेशा रहता है। आप कभी भी एनी टाइम आए, आप मई में आ जाएं, जून में आ जाएं, जुलाई में, आपको 100, 110, 115, 120, 130 तक एवरेज। सेल कहाँ हो रहा है अपने फार्म का? मेरा फार्म से दूध यहीं से जाता है और हमारा कुछ पॉइंट थे जिसपे हम लोग दूध सेल करते थे, वो पॉइंट हमने कुछ लोगों को हैंड ओवर कर दिए हैं, वही संभालते हैं और यहीं से फार्म से दूध ले जाते हैं। मेरा जो दूध जाता है वो लगभग 57 रुपीज़ फार्म से ही जा रहा है। तो मैं डेयरी के भरोसे नहीं हूँ, किसी सोसाइटी के भरोसे नहीं हूँ, और मेरे को कोई नुकसान भी अभी फिलहाल की स्थिति में नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे मैं अपना भविष्य बहुत सुनहरा देख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत अनमोल एनिमल हैं, जिनकी मैं अगर चाहूँ तो कॉस्ट कुछ भी मांग सकता हूँ, जो उनकी जेन्युइन कॉस्ट है वो मिल सकती है मुझे। और जो नए किसान साथी हैं वो आपकी तरह कामयाब होना चाहते हैं इस फील्ड में, वो भी आप मतलब किसी से बात करते हो बोले नहीं हम भी सक्सेसफुल डेयरी फार्मर है, तो कैसे शुरुआत करें और कैसे सफलता की सीढ़ी में चढ़े? भैया, अगर आपको डेयरी फार्म शुरू करना है किसी भी फार्मर्स को, तो पहले उसके गुड और बैड सीख ले, अच्छा और बुरा जान ले। अच्छा तो होता ही है, पहले बुरा डार्क साइड उसको जान ले, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। यानी सबसे पहले दूध कहाँ बेचेंगे? कई फार्मर मेरे पास आते हैं कि सर डेयरी फार्म खोलना है, तो मैं सबसे मेरा पहला ये सवाल होता है कि कहाँ खोलना है, क्यों खोलना है।
क्या विजन है आपका? तो आपका एक विजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसने खोल लिया या कोई वीडियो यूट्यूब की देख ली। लेकिन अगर आप इस काम को कर लेते, मेरा ऐसा मानना है, अगर आप इस काम को सफलता से कर लेते हैं तो आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं अच्छे से। इसका मैनेजमेंट, सुबह आपको उठना है और एनिमल को जब कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर वो बीमार है तो विथिन 1 घंटे के अंदर उसको इलाज चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज बीमार हुआ 3 दिन बाद हम इलाज कर रहे हैं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, लेबर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट काम करता है। आप हर काम खुद नहीं कर सकते, लोग आपको चाहिए होंगे अगर आपको बड़े स्तर पे जाना है। तो सर जैसे आपने सारी चीजें तो अपनी बता दी, बट जैसे किसान साथी का अब हम थोड़ा टॉपिक लेके चलते हैं। जैसे वो शुरू करता है तो सबसे फर्स्ट में तो उसको टेंशन नहीं रहती कि नस्ल का चुनाव कैसे करें, कौन सा नस्ल का पशु पाले, गाय पाले, भैंस पाले, तो किस लोकेशन में क्या पालना चाहिए, थोड़ा वो बताइए। सर लोकेशन है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो क्रॉस ब्रीड की गाय रखें। लेकिन सबसे पहले दूध कहाँ बेचेंगे आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दूध आप किसी डेयरी सोसाइटी में दे रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है काम कर पाना, क्योंकि फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि आज फीड के रेट बहुत हाई हैं। अगर उस पर हम बात करें तो फीड के रेट हाई होने के कारण दूध कम में बिकेगा तो आप शुरू से ही लॉस में चले जाएंगे। भले आपके एनिमल 20 लीटर दूध दें, 15 लीटर दूध दें या कितना भी दें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूध कहाँ बेचना है पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि दूध के कस्टमर हैं या सोसाइटी में देना है। तो सोसाइटी में अगर आपको दूध देना है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फार्म मत खोलिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला है आपके लिए। आप पहले खुद के 10-20 कस्टमर बना लीजिए। इतना तो कर लीजिए कि एक टाइम आप सोसाइटी में दे दें और एक टाइम का दूध आप सेल्फ खुद सेल करें, ताकि लोगों को भी अच्छा शुद्ध दूध मिले, उसमें भी आपका अहम योगदान रहे। और उसके बाद जब आप एनिमल परचेज करते हैं तो अच्छे लोगों से ज्ञान लीजिए, कहाँ से अच्छे एनिमल मिल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि कुछ रिकॉर्ड उनके मिल जाएं, ताकि आपको फायदा मिले। उस एनिमल का पोटेंशियल आपको पहले से कुछ हद तक तो पता हो। बिल्कुल, ये जरूर ध्यान दीजिए। और जैसे आपने बता दिया यहाँ तक, चलिए ठीक है, एनिमल कैसा कौन सा पालना चाहिए, अगर गर्मी है तो कैसे एनिमल पालना चाहिए, अगर मौसम कैसा है तो आपने बता दिया। मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, जैसे आपकी मैनेजमेंट तो बेस्ट है, बट किसान साथी जो शुरुआत करते हो कैसे, मतलब किन किन टॉपिक पे पहले फोकस करे। सर पहले जमीन कितनी है, किराए की जगह पे लेके काम मत कीजिए। खुद की जगह हो तो ही काम शुरू कीजिए, क्योंकि बनाने का खर्चा अपने आप में 5-7 लाख रुपए तो होता ही है जी। ठीक है। और एनिमल को कोशिश करें, जैसे मेरे फार्म में अभी बंद है एनिमल, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब हम लूज हाउसिंग में जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो अच्छा। कोशिश कीजिए फार्म ऐसा डिजाइन हो कि आपके एनिमल खुले रहें दिन और रात। वो अपने हिसाब से दाना चारा खाएं, अपने हिसाब से रहें, ताकि वो आपको मेहनत कम लगे। नहीं तो आप बने एनिमल में आपको पानी भी पिलाना है, दाना भी डालना है, चारा भी डालना है, फिर इधर बांधना है, उधर बांधना है। और कई बार तो कुछ छोटे फार्म ऐसे खोल लेते हैं कि एनिमल 1-1 साल तक उस खूंटे से खुलते ही नहीं है। ये एक सच्चाई है, बिल्कुल हकीकत है। इसलिए वहाँ फार्म सक्सेस होगा नहीं, क्योंकि आपका एनिमल बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, कोई एक्टिविटी मूवमेंट नहीं है बॉडी में। और उसके बाद उनके पास फीड के नाम पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी हम पंजाब की बात करते हैं, वहाँ महंगे से महंगा फीड लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं। 50 रुपये किलो, 45 रुपये किलो, बिल्कुल परहेज नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ अगर सस्ता फीड मिल रहा है तो उसी को यूज़ करते हैं, और कई उसका रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलती है। आप चेक करिए, अगर आप फीड खिला रहे हैं तो आप चेक कराइए या पूछिए कि इसमें यूरिया की मात्रा क्या है, अफ्लाटॉक्सिन की मात्रा क्या है, ये सब पूछिए। और इसमें प्रोटीन की वैल्यू क्या है, आप जब पता करेंगे ना, तो आप ये अपनी खल और ये सब चीज़ें खिला रहे हैं, उससे आपके पशु को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। एक अच्छा फीड, अभी कैल्शियम आप अलग से खिलाएंगे, मिनरल्स आप अलग से खिलाएंगे, नमक आप अलग से खिलाएंगे, मीठा सोडा कितना अलग से खिलाएंगे और कितना लोड देंगे अपने लेवर को, वो कैसे काम करेगी आप खुद समझिए। और 50 ग्राम पिलाना है, 100 ग्राम पिलाना, कैसे आप डिसाइड करते हैं? तो दोस्तों ये डिसाइड कुछ भी नहीं कर सकते आप कंप्लीट फीड अपने फार्म पे दीजिए एनिमल को, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को खुद पूरा कर ले। जितना उसको खाना है, अगर वो 2 किलो खा सकता है, अगर कंप्लीट फीड है तो वो 2 किलो ही खाएगा, 5 किलो नहीं खा पाएगा। अच्छा, तो जैसे आपने बताया एनिमल कैसा पालना चाहिए, इसके बाद मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, मिल्क कहाँ बेचना चाहिए, अब मेन आता है टॉपिक कि एनिमल का मैनेजमेंट करना है, यानी बीमारियों से कैसे बचना चाहिए। सर वो भी बताइए। बीमारियों में कुछ नहीं है, साल में 2 बार आप इनका वैक्सीनेशन कीजिए, जिससे कि आपके फार्म में आकस्मिक डेथ ना हो एनिमल की। HSBQ एक बीमारी है, बहुत जानलेवा बीमारी है, उसका वैक्सीनेशन सरकार करती है।
आप उसको लगवाइए। आजकल बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई, कूल चेन भी मेंटेन होने लगी, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। या नहीं आपको दिक्कत है तो आप खुद पर्सनली वैक्सीनेशन करा सकते हैं साल में। 3 साल की मेहनत में हम लोगों ने किसानों के लिए कंप्लीट फीड बनाया है। इसको मैश फॉर्म में हमने रखा है। लगभग 35 से 40 लीटर के एनिमल के लिए ये उपयुक्त है। और इसमें एंजाइम्स, यीस्ट, मिनरल्स, नमक, सोडा, 2 तरीके की खली, बिनोला खल हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम बनती है। ये हमारे सालों के एक्सपीरियंस हैं। और आज जो मेरा फार्म में आप देख रहे हैं, जितने भी एनिमल हैं सब प्रेग्नेंट हैं। और सभी ऑलमोस्ट जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, 90% एनिमल प्रेग्नेंट है सिर्फ इस फीड के कारण। तो दोस्तों ये फीड है, हम लोग 35 रुपीज़ kg में मध्य प्रदेश में अवेलेबल कराते हैं। अगर आपको कुछ अच्छी फीड की रिक्वायरमेंट है तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैं आपको छोड़ दूंगा। अच्छा फीड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कोई लालच नहीं है कि हमको फीड बेच के कोई बहुत पैसा कमाना हो, लेकिन अच्छा फीड पहुंचने से आप लोगों को बहुत सहूलियत होगी, अच्छी ब्रीडिंग पे काम कर पाएंगे, रिजल्ट अच्छे ले पाएंगे। एनिमल हेल्दी रहेगा तो डॉक्टर की जरूरत हमको ना के बराबर पड़ेगी। और मेरे हिसाब से जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ AI कराने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको। तो जैसा मेरा फार्म है आपका भी बन सकता है। अच्छे एनिमल, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा फीड, ये तीनों चीजें यूज की। अलग से हम लोग कुछ भी नहीं देते, ना कैल्शियम, मिनरल्स, कुछ भी नहीं देते। मतलब आप सोचेंगे कि 35 रुपीज में आपको कैल्शियम नहीं देना है, मिनरल्स नहीं देना है, किसी भी तरीके का कोई भी फीड नहीं देना। और हमारा जो फीड है वो सप्तश्री के नाम से, हमने बहुत सारे फार्मर बोलते थे कि सर नाम बता दीजिए, तो हम लोग प्लेन बैग में ही देते थे क्योंकि ऐसा विचार नहीं था कुछ नाम रखे। लेकिन बहुत सारे फार्मर्स ने बोला कि सर नाम बताइए फीड का क्या है, तो हमने सप्तश्री फीड के नाम से हमारी टीम ने ये फीड शुरू किया है। लेकिन ये इनकम ऑफ सोर्स नहीं है हमारा, ये किसानों की एक हेल्प है कि जितनी जल्दी किसान इस चीज़ों को समझ ले कि अच्छा फीड की ताकत क्या होती है फार्म को चलाने में, उतना बेहतर है। तो अच्छा फीड यूज़ कीजिए, अच्छी फार्मिंग कीजिए। फीड के अलावा कोई दूसरे चीज़ें यूज़ मत कीजिए क्योंकि आपका पैसा ही बर्बाद होगा। 2-2 हज़ार रुपए की छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं। अच्छा फीड खिलाइए, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना थन के रोग होंगे, ना आपका एनिमल मौसम बदलने से बीमार होगा, अच्छी इम्यूनिटी पावर होगी, हर तरीके से आपका एनिमल लड़ेगा अगर अच्छा फीड होगा, उसको पूरा बैलेंस डाइट मिलेगा तो। अच्छा सर, क्या कुछ आपको अर्निंग हो जाती है? आप सीमेंट से अर्निंग करते हैं या फीड से अर्निंग तो करते नहीं, आपने बता दिया पहले ही। सर मेरा फार्म चलाने का उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है और मैं एक मॉडल फार्म की तरह चला रहा हूँ। प्रॉफिट है मेरे को इस फार्म को चलाने में। अगर मैं फार्म की बात करूँ तो मुझे 25 से 30 हज़ार रुपए आराम से बचता है। लेकिन हम लोग उस पैसे को अपने फार्म के डेवलपमेंट में यूज करते हैं, ना कि अपने पर्सनल यूज में, ताकि डेवलपमेंट पे यूज करने से हम और सुविधा अपने एनिमल को दे पाए, अच्छा फीड दे पाए। आज आप फीड देखेंगे तो मेरे फार्म पे लगभग 1-2 लाख का फीड एडवांस रखा रहता है और कोई हम लोग उधारी नहीं करते। अच्छे फार्म का चलना वही है कि आप कर्जे में ना रहें, आपके पेमेंट्स एडवांस हो। एक बिजनेस के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो उतनी व्यवस्थाएं आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर डेयरी फार्मिंग के बारे में पूरी डिटेल्स में बताया। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद।